हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात किए थे आंकी प्रश्नों को और प्रयोगशाला विधि वालों को। मतलब हम लोग 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को पुट कर चुके। इसके साथ साथ लघु त्रि और अति लघु क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखेंगे आगे वाली वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि बहुविकल्पी में कोई रास्ता नहीं होता, एक ऑप्शन होते हैं 4 जिसके वहां दिए होते, एक ही ऑप्शन सही होता है और हमें उस एक ऑप्शन को चयन करके 1 मार्क्स पाने होते। तो आज का वीडियो स्पेशली 2 चैप्टर के लिए है, एक ठोस अवस्था और एक विलयन। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं, ये दोनों चैप्टर हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इन सभी छोटी छोटी पॉइंट्स को आप नोट्स करते चलिएगा कि आपके एग्जाम में आपको अच्छे से हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो रहा है और जैसा कि देख रहे हैं दिसंबर चल रहा है। मे भी 2 से 3 महीने में अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो 100% 95% सुपर मार्क्स पाएंगे। और ये गारंटी है हम लोग की कि आप इस चैनल से जुड़कर आप केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छा मार्क्स पाएंगे। ये आप खुद भी बेहतर महसूस कर सकते हैं अपने हाफ ईयरली के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत अच्छा होने का एक ही कारण है कि आपका जो पढ़ाई क्रम है वो रूटीन में है, आप रोज वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप रोज ध्यान से देख रहे हो। अच्छा लगा मुझे, बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए। आज की जो हमारी टॉपिक है वो स्पेशली बहुविकल्पी 1 नंबर वाले प्रश्नों के लिए है, तो हो जाइए तैयार। अभी देखिए, अभी सिर्फ हमने इसको रखा है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला यही टॉपिक है। भौतिक रसायन, जैसा कि जानते हैं केमिस्ट्री 3 भाग में बटा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ फिजिकल की। अगर फिजिकल की बात करें तो 2 चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारा है सॉलिड स्टेट और दूसरा है सॉल्यूशन। चलिए हम बिना देर की अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर हम बात करें अपने इस चैप्टर की, तो हम लोगों ने पाया बहुविकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फलक केंद्रित घनीय जालक। अब जैसा कि फलक केंद्रित घनीय जालक मतलब क्या, एफसीसी में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। बताइए, दिमाग लगाइए, लगा सकते हैं, बहुत इजी है। आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने छोटे छोटे चैप्टरों का मार्क्स ले लिया कि आपको अच्छे से याद है। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा कितना, 4, कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों याद रखिएगा, कितनी होती है? 4 होती है। बताइए, क्या यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक ठोस AB जिसकी संरचना किसके जैसी है? NaCl की जैसी। याद करो, अब NaCl किसका रिलेटेड है? में एक परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाए तो ठोस की स्टाइकियोमेट्री क्या होगी या कितनी होगी? इसका फॉर्मूला आपको बताना है। बहुत इजी है फॉर्मूला। अगर आप देखो तो AB2 A2B और A4B3 और A3B4
जल्दी से आंसर बताइए आप, फास्ट फास्ट, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। कुछ नहीं तो गैस तो कर ही सकते हैं आप, 4 में से एक ही होगा, सही भी हो सकता है आपका, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों का सही ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे गलत तो पढ़ते नहीं है। बिल्कुल सही, आदिल बच्चों का सही आंसर आ रहा है। कितना? A3B4, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आंसर आपका आया है A3B4। अब ये बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्रैंकल वाला, इसको याद रखिएगा। हम आपके डाउट्स को देख रहे हैं, अगर किसी का कोई डाउट्स है तो बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकल वाला अक्षर आता है। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित रहता है? अब याद करिए, कुछ दोष के नाम बता रहे थे, फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, उसमें क्या होता है? बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, ऐसा कुछ बताया था ना। तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व हमेशा याद रखिएगा अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है भाई? अपरिवर्तित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। Fe3O4 का क्रिस्टल है। अब याद करिए, ये हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था, लौ चुंबकी, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, ठोस अवस्था वाला चैप्टर था, तो वहीं से आप याद करिए कि क्या होगा। Fe3O4 का क्रिस्टल है, प्रतिचुंबकी है, लौ चुंबकी है, अनुचुंबकी है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इजी है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आता है Fe3O4, और खासकर आपके एग्जाम में अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी से तो 100% क्वेश्चन आते हैं कि क्या किस प्रकार की होती हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा? नहीं पता? हम बताएं? इसका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये फेरोचुंबकी होता है। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौ चुंबकी, फेरोचुंबकी, ऐसे करके टोटल 4 नाम आपकी कॉपी में लिखवाए थे। अगर आप कॉपी बनाए होंगे तो उस कॉपी में लिखा होगा, अगर कॉपी नहीं बनाए होंगे तो वीडियो को खोजिए। इसीलिए आपसे कहते हैं कि नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलेंगे तो वीडियो खोजने की जरूरत नहीं है, या तो लेक्चर का वो नाम लिखकर उसमें वीडियो को लिख लिया करिए, इजी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर आप आ गए, आइए 5वें नंबर की तैयारी की जाए। 5वां नंबर देखिए, ये आप रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बेटा, एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई ए, ये हम लोग जानते हैं कि बेसिकली कोर की लंबाई को ए से डिनोट करते हैं। उसके परमाणु की त्रिज्या क्या है? आर। अब आपको याद होगा कि हमने आपको कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या का संबंध मतलब फॉर्मूला लिखवाया था, और ये बात बताया था कि बेटा ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है या होगा कि 21-22 की परीक्षा में भी आ जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा और ये चीजें हम याद कर लेंगे। करिए, बताइए क्या होगा, कौन सा संबंध है? बहुत ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफसीसी जालक है हमारा, जिसमें कोर की लंबाई a है, परमाणु की त्रिज्या r है,
तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, जैसे r बराबर √3/4a हो सकता है, r बराबर a/2 हो सकता है, r बराबर √2/4a हो सकता है, या r बराबर √4/6a हो सकता है। इन चारों में से एक ही फॉर्मूला है, नहीं पता, हम बताएं, ये है ये आंसर। क्या? r बराबर √2/4a, r त्रिज्या और a उस कोर की लंबाई। इसीलिए आपको कहे थे कि बेटा फॉर्मूले का एक चार्ट बना लीजिए। अगर आप फॉर्मूले का चार्ट बना लेंगे तो 100% आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या क्या होती है? 2 होती है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर 4 आ रही थी, अब आपसे पूछा कि ऐसा इन चारों में से कौन सा है जिनमें कोरों की संख्या क्या आती है? 2। उसे फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं, या अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं, या आध घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं, या इन चारों, इन उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं हो सकता। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की जो कुल संख्या है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता? इसका आंसर होगा ये, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। क्या है? अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। चलिए यहां से हम लोग 6 नंबर पा गए, मतलब 6 नंबर के हकदार हो गए। इसीलिए ध्यान से करते रहेंगे तो आप बहुत सारे नंबर पा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां या कोर की लंबाई होती है। याद करिए आपके कॉपी में सबसे लास्ट टॉपिक एक बनवाए थे, उस लास्ट टॉपिक में हमने आपको एक टेबल बनवाया था जहां ऐसे करके कुछ दिया था, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बर b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां या कोर की लंबाई इन चारों में से कौन होगी? बताइए, इन चारों में से कौन होगी? दो मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए। मेरे बच्चे बहुत तेज है, हमें पता है, बता सकते हैं। नहीं पता तो हम तो बताएंगे ही, हम तो आए इसलिए हैं कि आपको बताएं। इसका बेस्ट आंसर होगा ये, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फ्रैंकल तथा साटकी दोनों दोस्त, चलिए इसको थोड़ा सा छुपा लेते हैं।
दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 400 400, इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो, ठीक है। जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करो, या फिर आप सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। देखिए क्वेश्चन ये कॉमन था, हमने आपको नोट में भी लिखवाया था कि ऐसा कौन सा है जिसमें फ्रैंकल तथा साटकी दोनों दोष होते। तो कौन है? एजीबीआर। एजीबीआर में फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों पाया जाता है। अब आपको बताना है कि अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, H2O, O2, NaCl या C6H6, जिसको कहते हैं बेंजीन। फिर से याद रखिएगा, फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों ही प्रदर्शित होते हैं किससे? एजीबीआर से, ठीक। एजीबीआर के द्वारा ही फ्रैंकल तथा साटकी दोष प्रदर्शित होते हैं। फिर कहा गया अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला कौन? तो O2। नेक्स्ट, ग्रेफाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेफाइट क्या है। तो याद कर लीजिए, पहले फ्रैंकल तथा साटकी दोनों दोष पाए जाते हैं एजीबीआर में। अनुचुंबकीय याद रखिएगा O2। अब ग्रेफाइट में कैसा ठोस होता है? आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। याद करिए, ग्रेफाइट और डायमंड, हीरा, दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। अब ठोस में आपको लिखवाया था कि ये किस में आएंगे? आयनिक ठोस में आएंगे, सहसंयोजी ठोस में आएंगे, या धात्विक ठोस में आएंगे, या आणविक ठोस में आएंगे। जल्दी से बताइए आप। फास्ट फास्ट। नहीं आया? क्या है आंसर इसका? जब भी ग्रेफाइट और हीरा की बात होगी तो दोनों याद रखिएगा बच्चा, सहसंयोजी ठोस में आते हैं। इसलिए याद होगा, आपके स्कूल टीचर और हमने भी आपको लिखवाया था हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। जब भी आयनिक ठोस की बात हुई, एक चार्ट बनवाए थे आयनिक ठोस और धात्विक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजी ठोस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, एक क्रिस्टली ठोस में होती है क्या? दीर्घ परास कोटि, लघु परास कोटि, अनिश्चित व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी है, इसका आंसर थोड़ा थोड़ा ताक भी रहा है, आप देख के भी बता सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा, कि क्रिस्टली ठोस में होती है क्या? दीर्घ परास कोटि। हम जानते हमारे बच्चे बहुत तेज है जरा सा मौका मिलते ही सारा चीज देख लेंगे। कोई नहीं, ये आपके लिए बस आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12,
अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, ठोस ए अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस होगा? आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यह किससे संबंधित होगा? आपको छोटी छोटी हिंट दिया है कि ठोस एक अति कठोर ठोस गलित अवस्था में विद्युत रोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस है? तो बिल्कुल सही, वह सहसंयोजक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते? ध्यान दीजिए, इनकी संरचना आप बनाएंगे तभी निकल सकता है कि ऐसा कौन सा होगा जिनमें एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ये निकलेगा कैसे? लुईस संरचना से। तो लुईस संरचना मेरे बच्चे जानते हैं, तो ये बनाने के लिए आप NH3 का बनाइए। तो आप बनाएंगे NH3 की बाहरी कक्षा में ऐसे, ये हाइड्रोजन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो युग्म किस में बनेगा? ये बिल्कुल सही, अमोनिया। आइए एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वह तंत्र क्या हो सकता है? चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रिक या मोनोक्लिनिक? बताइए, इन सब में से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? तो बिल्कुल सही, रोम्बोहेड्रिक। क्या हो सकता है? रोम्बोहेड्रिक। उसके बाद नेक्स्ट, पोटेशियम सल्फेट क्या है? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। पोटेशियम सल्फेट, तो फॉर्मूला ही लिख लीजिए। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो K2SO4 आएगा। साफ साफ इसमें धातु दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है? धात्विक ठोस है। ओके, चलिए देखिए, यहां तक बात हुई हम लोग किसमें? ठोस अवस्था की। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ठोस अवस्था वाली टॉपिक क्लियर होगी। अब हम दूसरे बहुविकल्पी प्रश्न पे चलेंगे, जो आपका है विलयन। क्या है? विलयन। यहां से आपका जो स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 विलयन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है क्या? 0.19। अब मोल प्रभाज के लिए बहुत सटीक फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। क्या है? 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए मोलों की संख्या आप निकाल लेते। जल और ग्लूकोज बोला है, तो जल और ग्लूकोज को अगर आप निकालेंगे और हमसे पूछा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज, तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, C6H12O6। यहां से इसका अणुभार निकालते तो 180 ग्राम। ठीक, मुझे चाहिए सबसे पहले जल का,
तो जल के मोलों की संख्या अगर हम बात करें तो जल का भार 90 बटे क्या 18, 18 के पारा से 90 कटेगा, 3 छक 18, 30, बिल्कुल कट जाएगा 5 बार में। ठीक, और ग्लूकोज का आप निकालते तो क्या निकलता भाई, ग्लूकोज का मोलों की संख्या 101.8 बटे 180, 10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे तो 18 बटे 1800, मतलब 1/100। अब मोलों की संख्या करके निकालते तो आंसर क्या आता, 0.0019। बताइए, वही वाला फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय कौन ग्लूकोज, विलायक कौन जल, फॉर्मूला आप निकालते तो बनता हमारा स्मॉल n बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N, किसका, विलेय के मोल प्रभाज का। यही वाला फॉर्मूला आपको रखना था, इजी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज क्या होंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, क्या होंगे, तो आंसर होगा 0.018, उसी के बेस पे निकलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय हो, ध्यान दीजिए 1000 विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय हो तो उसका विलयन क्या होगा, 0.1 मोलर। क्या होगा, 0.1 मोलर। आगे, ये तो भूलेगा ही नहीं, ये बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी, तो 55 किसी किसी में 5-5 दिया होता है और किसी किसी में 5-6 दिया होता है। कैसे, हम 1000 बटे 18 करते हैं तो यह आ जाएगा 500/9 और इसको इससे भाग देंगे तो आंसर आएगा क्या, सॉरी 55.55555 आएगा, जिसको 1 बढ़ाकर हम क्या मान लेंगे, 6 हो जाएगा, इजी। 0.2 H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमेशा याद रखिएगा 19.6। ठीक, छठवां, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। ध्यान दीजिए भाई, वाष्प दाब निकालिए उसी के फॉर्मूले से, तो ऑप्शन है 0.1 m BaCl2, 0.1 m फिनॉल विलयन, 0.1 सुक्रोज विलयन या 0.1 सोडियम क्लोराइड विलयन। इन चारों में से किसका न्यूनतम होगा, तो बिल्कुल सही 0.1 m BaCl2। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, शांता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, परासरण दाब। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम कम है, बहुत ज्यादा है। आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 8वां, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब। तो इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव। ठीक,
निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? अब जलीय विलयन की बात करेंगे तो जलीय विलयन निकालेंगे और सबसे ज्यादा हम पाएंगे इसी में धातु है, किसमें? कैल्शियम वाले में। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1% CaCl2। नेक्स्ट, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जाती है? अब आपको फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला क्या आया था Kb का। ठीक है, अक्सर आपको हमने बताया कि एग्जाम में इन चीजों को याद रखिएगा। Kb का हमसे फॉर्मूला पूछा है, किस सूत्र के द्वारा पूछा है? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की हमें क्या बतानी है गणना। तो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये, अगर हमसे पूछा जाए क्या Kb, तो Kb बराबर हो जाएगा m इंटू TB इंटू W अपॉन 1000 स्मॉल w। आगे 11, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? ठीक है, किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, या स्वर्ण विलयन का, या मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, या एल्युमिनियम फॉस्फेट विलयन का? इन चारों में से हमसे पूछा है किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा हमेशा क्या, स्वर्ण विलयन का ही परासरण दाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होगा? 1m KCl का, 1m NH4 का होल थ्राइस PO4 का, 1m BaCl2 का, 1m C6H12O6 का। इन चारों में से पूछा है किसका परासरण दाब सबसे अधिक होगा। तो किसका होगा? बिल्कुल सही, अमोनियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन है? 0.015 m ग्लूकोज, 0.015 m यूरिया, 0.01 m KNO3, या लास्ट 0.01 m Na2SO4। बताइए कौन सा सही है? इजी है, अगर ऐसे क्वेश्चन याद करेंगे तो 100% आपके एग्जाम में मार्क्स बेटा आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.001 Na2SO4। नेक्स्ट, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है किसके? अब याद करिए, इसको चेंज करना है हम लोग को, क्या 5 मिलीग्राम प्रति लीटर में चेंज करना है? तो बहुत इजी, ppm। ppm का फुल फॉर्म आपको बताए थे, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और नेक्स्ट है 8 ग्राम NaOH। क्या है भाई? 8 ग्राम NaOH 450 विलयन में क्या है? घुला है। तो इसकी क्या चाहिए? मोलरता। देखिए 8 ग्राम NaOH है, तो यहां से NaOH का निकालो तो 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 16 39 और 1 40, 40 अणुभार हो गया इसका। यहां से मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, मतलब 8/40 भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1/5। मुझे चाहिए क्या? मोलरता। अब मेरे बच्चे मोलरता का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई मोलरता का फॉर्मूला? मोलरता का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या
बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, अगर लीटर नहीं ml में दिया हो तो हम गुणा कर लेंगे 100 से। ये आया आपका 1/5 गुणे 450 गुणे 100। 1 0 से इसको काट दो, 5 1 5, 5 दूना 10, मतलब 2/45। अब इसी को भाग देने पर आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए? 0.442। ये हो गया आपका आंसर। बताइए यहां तक कोई समस्या है? चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सभी चीजों को नोट्स करके आप याद कर लीजिए, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलो बाय बाय।